अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। हम तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात से, तो आज के दिन का स्पेशली आगाज़ अच्छा सा कीजिए। जुमा है, खुसूसी तौर पर जब भी जुमे की नमाज़ का एहतमाम करें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। पता नहीं अल्लाह ताला किसकी छोटी सी दुआ जो है वो कबूल कर ले और किसी की ज़िंदगी उससे आसान हो जाए। तो आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात अल्लाह ताला की तरफ से अदा करदा दो बेहतरीन नेमतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो बेहतरीन अशिया छोड़े चले जा रहा हूँ, जब तक तुमने इन्हें मजबूती से थामे रखा तुम गुमराही के रास्ते पे नहीं चल सकते। एक, कुरान करीम, जिसमें हदायत है, जिसमें नूर है, जिसमें लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है। जब तक मुसलमान कुरान करीम को मजबूती से थामे रखेंगे और इसकी हदायत पे अमल पैरा रहेंगे और इसके ज़वाबित की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के उमूर को मुरतब करेंगे, वो गुमराह नहीं हो सकते। दूसरी नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, मेरी सुन्नत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए वो बेहतरीन नेमत है। जब तक हम सुन्नत की पैरवी करते रहेंगे हम गुमराही के रास्ते के ऊपर नहीं चल सकते। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, दो बेहतरीन चीज़ें, एक उनमें से किताब, दूसरी आहलु बैत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को मजबूती से थामे रखेंगे, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे और उनकी बताई हुई तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, हम गुमराह नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ें, ये दो बेहतरीन नेमतें ऐसी हैं जिन्हें हमने मजबूती से थाम कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं टुडेज़ वेदर। लाहौरिये तैयार हो जाए, बारिशों की पेशगोई की जा रही है, यानी अब सर्दी जो है वो शिद्दत के साथ आने वाली है। संडे से कहा जा रहा है जी बारिशें होंगी तो वीकेंड आपका थोड़ा सा बेहतर गुजर जाएगा, आगे सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स तो घर हैं, मौजें कर रहे हैं, लेकिन हमने चूँकि दफातर आना है तो हमने सर्दी की शिद्दत को भी देखना है। मौसम की सूरत हाल कैसी है, वीकेंड पे मौसम कैसा रहेगा, कोमल की तरफ चलते हैं। जी कोमल, बताइए क्या प्रेडिक्शन की गई है। बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से पहले मैं आपको आगाह कर दूं तो शहर लाहौर के बासियों के लिए खुशखबरी है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बता दिया गया है कि 26 दिसंबर से जो है वो लाहौर शहर में शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जो कि लाहौर में जो है वो बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी, जबकि सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस वक्त जो है बाहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% हवा की रफ्तार 1 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दिन भर के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 21 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो स्मोग और फोग का राज जो है वो शहर लाहौर के मौसम को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है और इस वक्त जो है फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है। और लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 324 है, जबकि यूएस कौंसुलेट का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि 517 है। इसलिए जो है शहरियों को बार बार इस बात की ताकीद की जा रही है, घरों से निकलते वक्त जो है वो मास्क इस्तेमाल को यकीनी तो बनाना ही है, लेकिन स्मोक से फैलने वाली। ठीक है कोमल, थैंक यू। आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई और ये भी बताया कि शहरी स्मोक से बचने के लिए जो है खुसूसी इक़दाम करते रहें। टॉप स्टोरीज आज की क्या हैं? पहली खबर है जी, शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत के एक और मंसूबे की सुनी गई है। इल्तवा का शिकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। शहर के 17 थाने मुस्तकिल SHO से महरूम, पुलिस में तकर्रो तबादलों की तैयारी। सर्दियां कैदियों पर भारी पड़ने लगी, जेलों में कंबल फराहम किए गए, ना गीजर का इंतजाम। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग से मुतल्लिक केस की समाअत।
जी, तो ये थी आज की खबरें। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम अना। क्या हाल चाल है आपका? अना ठीक ठाक। और आपकी ये खबर बताने के बाद कि बारिश का सिलसिला संडे को आ रहा है, ये बड़ी प्लेजेंट जो है वो न्यूज़ थी। अक्सर तो आप वो खबरें बताती हैं कि महंगाई हो गई, ये हो गया, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह स्मोक का असर है, उसमें बारिश होगी तो बाराने रहमत जो है ये बरसने से लेकिन ये बीमारियां खुशखबरी ना, बारिश जब भी होती है खुशी होती है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी खबर है जिनको छुट्टियां हुई हैं, जिन्होंने टाइम घर पे स्पेंड करना है, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छी खबर है। हम लोगों ने तो बारिश हो, जैसा मर्जी मौसम हो, हमने तो काम करना है। लेकिन हमारे लिए भी देखें कि अगर स्मोक कम होगी, हाँ बिल्कुल, एयर इंडेक्स जो अच्छा होगा तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। हमारे लिए भी अच्छा है, बिल्कुल आपने सही कहा। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 1 अरब 71 करोड़ जारी। साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर के हर कौमी असम्बली के हल्के में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा बनाया गया। 50% तामीराती काम भी मुकम्मल कर लिया गया था। जी इरफान। अना देखिए, लाहौर के साथ एक बैड लक ये हुई कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उसके हुकूमत में आते साथ ही लाहौर को सज़ा देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। तभी से बैड लक शुरू होगी। आप देखिए कि हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, आप इस प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं, इसके साथ हमारे पास ऑरेंज लाइन ट्रेन का प्रोजेक्ट था। कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, जिसको आपने इतना अरसा इसी बात के ऊपर डिले रखा कि हमने इसमें से करप्शन ढूंढनी है, हमने इसमें जो है वो घपले उनको बेनकाब करना है, वो नहीं हो सकी। इसके साथ साथ हमारे पास शुमाली लाहौर का जो सीवरेज का सिस्टम था, इसके ऊपर उस दौर के अंदर काम किया गया, लेकिन वो कंप्लीट ना हो पाया क्योंकि ये जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वो काम भी रोक दिया। ख्वाह कि ये ज़रूरत थी शहर की, उन चीज़ों को रोका गया और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि इस खबर के मुताबिक भी 8 जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे जिनको साबिक दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, लेकिन उसको कंप्लीट ना किया गया, 50% काम भी हो गया, जिसकी वजह से इसकी लागत जो है वो दुगनी हो गई। यही सूरत हाल हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन में नज़र आई, यही सूरत हाल हमें शुमाली लाहौर में जो सीवरेज का सिस्टम था उसके ऊपर नज़र आई, और इसी तरह दीगर जो प्रोजेक्ट थे उनको सिर्फ इस वजह से डिले किया जाता रहा कि हम वहाँ से करप्शन ढूंढें। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट ने जो कैंसर के पेशेंट थे उनकी अद्वियात को रोक लिया, और उसकी रोकने की वजह ये थी कि एक कंपनी जो सब्सिडाइज जो है वो नरकों के ऊपर वहाँ पे चीज़ें दे रही थी, 80% वो कंपनी पे करती थी, 20% गवर्नमेंट पे करती थी, और कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया जाता था। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सोचा कि शायद यहाँ से पता नहीं इतने सालों से ये कंपनी जो है वो 80% दे रही है गवर्नमेंट है पंजाब को, तो ये इसमें शायद कोई करप्शन होगी, इसमें घपले होंगे, उसको भी वेरीफाई किया गया और उसमें से भी कुछ ना निकला। लेकिन हुआ क्या कि जो कैंसर पेशेंट थे वो हमें सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए नजर आए। दोबारा उन चीज़ों को आपको रिवाइव करना पड़ा। ये भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखे कितना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था कि हम ये सोचते थे कि कप्तान जो खुद स्पोर्ट्समैन हैं वो जब आएंगे वज़ीर आज़म बनेंगे तो उसके बाद वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है इसको बढ़ाएंगे। स्पोर्ट्स के लिए साहब ने अपने नारों में भी ये चीज़ें कही थी कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरियाज़ जो हैं वो हम बनाएंगे ताकि नौजवान नस्ल जो है मुख्तलिफ नशे की आदतों से हटे या जो बुरी हैबिट्स हैं उनसे बचे और खेल की तरफ जो आए ताकि उनकी सेहत भी अच्छी हो और मुल्क भी तरक्की करे। लेकिन हुआ क्या, हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिनको देखे 4 साल गुजर चुके हैं, वो प्रोजेक्ट जिनके ऊपर 50% से ज़ायद काम हो चुका था उनको रोक दिया गया, उनको फंड ना दिए गए। और अब जो है इस हुकूमत को पता चला कि हमने अगले साल जो है वोट लेने हैं लोगों से, लोगों को बताना है कि हमने क्या किया। तो इसके लिए जो सड़कें भी बन रही हैं, क्योंकि यही कहा जाता था कि सड़कों से कौमें तरक्की नहीं करती, कंक्रीट कर दिया गया शहर को। अब यही चीज़ें अब की जा रही हैं। अब आपको शहर में 3 मेगा प्रोजेक्ट ऐसे नज़र आते हैं। गुलाब देवी प्रोजेक्ट नज़र आता है, शादेवाल चौक में नज़र आता है, इसमें आपको जौहर टाउन में नज़र आता है। इसके साथ साथ आपको उसके पास दाता साहब क्रॉस करते हुए उस एरिया के अंदर अंडरपास बनते हुए या ओवरहेड ब्रिज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यही काम है जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात कम होती हैं, मुल्क तरक्की करता है। और अब अगर ये 8 जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में बनने हैं, जिसमें शादरा है, गज्जुमता है, बाकी इलाके हैं उनमें बनने हैं, उनके लिए 1 अरब 71 करोड़ पे जारी किए गए। तो चले लेट आया, जब भी आया, लेकिन फ़ैसला एक दुरुस्त है कि इन चीज़ों को मुकम्मल करना चाहिए कि एक तो इनकी लागत दुगनी होगी इनकी नाअहली की वजह से, नाकस प्लानिंग की वजह से कि इसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए टाइमली।
ना करने की वजह से लागत दुगनी होगी। अब जब नहीं, ये अब बन ये भी जाएंगे, चीज इंश्योर करानी है ना कि अगर ये पैसे जारी कर दिए गए हैं तो इस पर काम की रफ्तार क्या रहेगी। इश्यूज Definitely. बहुत ज्यादा साथ जुड़ जाते हैं, एक के बाद एक मसला निकल आता है। डेफिनेटली हमें देखें, हम तो अगर हम पाक सोसाइटी जो अथॉरिटी थी इसकी बात करें तो गवर्नर पंजाब जब आए तो उनकी जानिब से इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया कि हमने हर घर के अंदर साफ पानी पहुंचाना है, ख्वाह कि वो नहीं पहुंच सका। और उसमें बरमला जो है गवर्नर पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनको चलने नहीं दे रही, वो उसका जो इसमें बड़ी हर्डल आ रही है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि वो पॉइंट आउट करेंगे कौन कौन से अफसर क्या किन किन वजूहात की बिना के ऊपर ये जो काम है इसको मुकम्मल नहीं होने दे पा रहे। यहाँ पे भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 अरब 71 करोड़ रुपये तो जारी कर दिए गए हैं, फ़ंड जो मुंतकिल कर दिए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर अब जो जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इनके ऊपर काम करवाना है, जिन लोगों ने जिनकी जिम्मेदारी है कि इस काम को मुकम्मल किया जाए, जो पहले ये बहाने बना रहे थे कि उनके पास फ़ंड नहीं है, उनको फ़ंड मिलेंगे तो वो करेंगे, अब फ़ंड्स मिल गए हैं तो अब देखना है कि इन प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी मुकम्मल किया जाता है। ये ना हो कि जैसे हमने पहले देखे कि ऑरिजिनल ट्रेन जो है वो अच्छी भली 80% से ज़ायद काम उसका हो गया, 20% आपने सालों उसको लुटका दिया सिर्फ इस वजह से कि शायद इसके अंदर हमने कोई करप्शन ढूंढनी है। यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेट्स को या जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको अगर पैसे मिल गए तो इसको फौरी काम करना चाहिए, क्योंकि खेल कूद जो है ये नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोविड के दौरान तो ये चीज़ें हमने बहुत मिस की हैं कि कोई ऐसे करीबी जगह हों जहाँ पर लोग निकलें, जा सकें, खेल की सरगर्मियों को फ़रोग दें। आपकी सेहत तंदुरुस्ती इन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ी है। खैर, हमने खबर के आगाज़ में बताया ये साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबे थे, अब शायद ये भी रुकावट हायल ना हो जाए। पैसे तो जारी कर दिए गए हैं, तख्तियाँ आप अपनी लगा लें, लेकिन ये कुछ बेहतर कर दें जी। इसके बाद हमने बात करनी है शहर के 17 थाने मुस्तकिल SHO से महरूम हैं, इनका किरदार SHOs का क्या होता है, अगर यहाँ पर SHO तैनात नहीं तो किस तरह से काम मुतासर हो रहा है। इरफान से हम जानेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर हमने आपको बताया जी थानों में सूरत हाल क्या है, जिसकी वजह से मामलात क्या मुतासिर भी हो रहे हैं या नहीं। 17 शहर के थाने हैं, मुस्तकिल SHO ही नहीं है। SHO का रोल क्या होता है पहले तो ये बताइएगा, और अगर SHO नहीं है तो काम किस हद तक मुतासिर होता है? ना देखें, SHO का बहुत बुनियादी किरदार है पुलिस स्टेशन की हद तक कि उसने पूरे स्टेशन को अपने उसको हेड करना है, और तमाम जो मामलात हैं थाने के हों, लोगों के मसाइल हों, उन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी SHO की है। वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो रही, SHO की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे लोगों की FIRs के लिए जो एप्लीकेशन आ रही हैं उसको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। थाने में जो कांस्टेबल हैं, थाने में जो उसके मातहत हैं, उन लोगों का वो वर्किंग क्या है, उनके लिए रहने सहने के लिए जगह है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियाँ SHO की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट लाहौर के जो 17 पुलिस स्टेशन हैं, इसमें जब साबिक DIG थे SN यूनुस, उनकी जानिब से 17 SHOs को फौरी तौर पे जब उनकी तैनाती हुई उसके 10 दिन के बाद उन्होंने उनको ओहदे से हटा दिया। और क्योंकि उस वक्त हल्का 133 का इलेक्शन जारी था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, तो उन्होंने जो केयर टेकर के तौर के ऊपर जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर थे उनको SHO का चार्ज दे दिया था केयर टेकर का, लेकिन मुस्तकिल उनकी तैनाती नहीं हुई। अब जब एक शख्स जो है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पता है कि वो केयर टेकर के तौर पे यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो किस तरह काम करेगा, उसे पता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह फिक्स नहीं हो पाएगी, ना उससे कोई पूछ प्रतीत हो सकेगी, और इसी वजह से उन इलाकों के अंदर या बाकी जो ओवरऑल हैं वहाँ पे जराइम की सूरत हाल जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन अब जो है CCP लाहौर फयाज़ अहमद देव की जानिब से ये अहकाम दिए गए थे कि किसी भी SHO को, जब उन्होंने देखा कि इस तरह 17 SHOs को एक झटके के अंदर फारिग कर दिया गया, तो उन्होंने उसके बाद एक पॉलिसी बनाई कि अब SHOs जो हैं या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, इसकी तैनाती के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। और उन्होंने DIG से इनका इख्तियार लेकर अपने पास रख लिया कि किसी को भी अगर ओहदे से हटाना है तो उसकी पहले परमिशन जो है वो CCP लाहौर से लेनी पड़ेगी। इससे पहले प्रैक्टिस ये थी कि जो DIG ऑपरेशन या DIG इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनके पास इख्तियारात थे कि वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या SHOs जो है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो उनको ओहदों से हटाना या उनको लगाने के वो बाख्तियार होते थे। लेकिन CCP लाहौर ने जब ये सिनेरियो देखा कि 17 SHOs को एकदम ओहदे से हटा दिया गया है, तो उसके बाद उनकी जानिब से ये पॉलिसी बनाई गई और इस पॉलिसी के तहत
अब SHOs के लिए और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए जहाँ पे DIG ऑपरेशन की रजामंदी ज़रूरी है, वहीं पे DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनकी भी रजामंदी होगी कि किस इलाके के अंदर SHO जो लगना है वो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, ये दोनों चीज़ें देखकर उसके बाद उसकी तैनाती होगी। और अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अक्सर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिस इलाके में जुर्म हो रहा होता है वहाँ के SHO को, वहाँ के लोगों को उसकी प्रॉपर खबर होती है कि कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं। क्या जराइम की सूरत हाल कंट्रोल हो पाएगी SHOs की तैनाती के बाद? अना देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप SHOs लगाएं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। मुझे बताइएगा, कोई मंथली कारकर्दगी जांचने का कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है कि फलां इलाके में क्या कारकर्दगी रही, फलां इलाके में जराइम की क्या सूरत हाल रही? देखिए, ये आपस में सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास पुलिस के पास 15 की कॉल का डाटा है जो है कि कितने लोगों ने 15 के ऊपर कॉल की। पुलिस के पास ये डाटा मौजूद होता है कि कितनी जगहों के ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। पुलिस के पास ये डाटा होता है कि थानों के अंदर कितने लोग आए। ये सारी चीज़ें वैल्यूएशन की जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये सूरत हाल रही कि एक तो मनपसंद और नापसंद जो है, इन लोग इसका किरदार बहुत रहा कि किसी SHOs को आपको अच्छा नहीं लगता, उसको आपने ओहदे से हटा दिया, कोई आपको अच्छा लगता है उसको आपने ओहदे पे लगा दिया। वैल्यूएशन जो है ये, और इसी के लिए फ़याज़ अहमद देव की जानिब से जो CCP लाहौर है, इनकी जानिब से ये बड़ी अच्छी एक पॉलिसी दी गई कि एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO, इन दोनों को ये, क्योंकि दोनों चीज़ें अहम हैं। एक थाने के लिए SHO का किरदार भी उतना अहम है जितना इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का है। तो इसकी पोस्टिंग के लिए दोनों DIGs बैठेंगे, दोनों SSPs बैठेंगे और उसके साथ साथ CCPO के अपने जो स्टाफ के अंदर आते हैं SSP एडमिन, वो वहाँ पे बैठेंगे। ये 5 लोग अपनी रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद CCPO से मंजूरी लेंगे और फिर उसकी तैनाती हो सकेगी। तो अब इसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। लोगों के इंटरव्यूज़ किए जा चुके हैं, 109 के करीब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यू किए गए। अब इनकी तैनाती के लिए CCPO से अप्रूवल ली जाएगी। कल क्योंकि वो बिजी थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो लाहौर में थे और उनकी सिक्योरिटी और उनके जो प्रोग्राम थे उनकी सिक्योरिटी के लिए वो वहाँ पे मसरूफ़ थे। लेकिन अब इसकी अप्रूवल ली जाएगी और उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। हमने जेलों की सूरत हाल डिस्कस करनी है। कैदियों की मुश्किलात सर्दी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सर्दी के बढ़ने पर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। रही हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। वेलकम बैक। अगली खबर है हमारी, जेलों में जो कैदी हैं उनको सहूलियात की कमी है, जिस पर हमने देखा कि कैदियों की हलाकत के वाक़यात भी होते हैं। और अब जैसा मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, आगे सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, कंबल फराहम नहीं किए जा रहे, गीज़र की सहूलत नहीं है। इरफान, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी जिम्मेदारी है ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड करना? देखिए, इसमें डायरेक्टली अगर आप देखें तो IG जेल जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है, क्योंकि अच्छा, वो हमारे शो में आए थे, उन्होंने तो सब अच्छा की रिपोर्ट दी। देखिए, यही चीज़ें होती हैं, इसी वजह से तो इन डिपार्टमेंट्स का बेड़ा गर्क होता है। किसी भी अगर इदारे का, अगर आपने उसके जो सरबराह ने जब ये कह दिया कि बहुत अच्छा है और आगे रिपोर्ट्स भी ये दी, तो आपके जो हुक्मरान बैठे हैं ये जेलों में जाके विजिट नहीं करते। और उन्होंने तो ये भी कहा कि इस दफा CM साहब ने जो सहूलियात दे दी हैं, माजी में कभी वो सहूलियात नहीं थी। देखिए, ये चीज़ें बातें करने की थी और उसके बावजूद अगर ये सारी कुछ देने के बाद, फैसिलिटीज़ देने के बावजूद, वहाँ पे सहूलियात प्रोवाइड करने के बावजूद अगर 17 लोग 1 साल के अंदर जो जेलों के अंदर जो जाँ बहक हुए, तो उनकी जो मौत है वो किसके हाथ के ऊपर वो ढूंढे अपनी। और इनकी तमाम की मौत जो है वो जो सीज़न के अंदर ये 3 से 4 माह के अंदर जो ज़्यादा अमवात हुई, ये सर्दी की वजह से हुई, क्योंकि आपके पास जो सिस्टम ही नहीं है कि आपने उन लोगों को किस तरह सहूलियात फराहम करनी है। असल में इशू ये है कि ज़्यादातर लोग जो जान से जा रहे हैं जेलों के अंदर, ये वो लोग हैं जो नशे के आदी हैं। अब नशे के आदी अफराद के लिए आपको स्पेशल केयर करनी पड़ती है। इन लोगों को जहाँ पे पहले मास्टर ने निगलेक्ट किया होता है, वहीं पे हम अपने इदारे जो देखते हैं, अगर जेलों में इनको रखा जाता है वहाँ पे भी इनको निगलेक्ट किया जाता है कि नशेई है, इसकी हमने क्या केयर करनी है, इसको हम कहाँ से नशा ला के दें, इसका ट्रीटमेंट कैसे कराएं, ये अपने आप को ब्लेड मार लेगा। अब कुछ सड़कों के ऊपर बहुत से नशेई नज़र आते हैं, इनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, इनको मुख्तलिफ इदारे जो है इनको लेकर क्यों नहीं जाते, शहर में कोई आपके पास ऐसा
सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसा ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है जहाँ पे इनको लेके जाएं, आप इनका ट्रीटमेंट करें और इनको जो फ्रूटफुल शहरी बना सके। इस तरफ अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा। यही सूरत हाल आपकी जेल में भी है। जेल में ये लोग जो बैठे हैं, सर्दी आती है तो इनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, इनको पानी नहीं मिलता, खाने का इनका दिल नहीं करता, उसकी वजह से इन लोगों की डेथ हो जाती है। सर्दी के मौसम में आप सड़कों के ऊपर भी देखते हैं कि जो नशे के आदी लोग हैं इनकी हालत भी काफ़ी गैर हुई होती है। लेकिन इन इदारों में जहाँ पे इनको कैद में रखा गया है वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन इदारों की, महकमा जेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जेल इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईजी जेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो यहाँ पे आके कहते रहे हैं कि सब अच्छा है, हमारे पास फैसिलिटी भी हैं, हमारे पास सारी इक्विपमेंट भी मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है, एट द एंड आपको पता चलता है कि 17 लोग जो है जेलों के अंदर मौत की वादी में चले गए। और ये तमाम लोग जो या तो इनको पहले हॉस्पिटल में रखा गया, जेल के हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनसे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद इनको सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, वहाँ पे ये मौत जो है इनको मौत इनकी वाक़या हो गई। तो इन तमाम लोगों की अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखी जाए तो इसमें नशे की ज़्यादती तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप उनके लिए गीज़र का इंतज़ाम करें, आप उनके लिए हीटर्स का इंतज़ाम करें, उनके लिए कंबल का इंतज़ाम करें। अब जब भी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं वो इनकी नाअहली की वजह से फौत हो, कोई जान से चला गया, तो उसके बाद एक आपको लिस्ट बता दी जाती है, हमने 2400 कंबल मांगे थे, हमने 2400 गीज़र मांगे थे, हमें 64 गीज़र मिले, हमने 5000 कंबल मांगे थे, हमें 2000 कंबल दिए गए। ये चीजें सारी गेम ब्लेम जो है वो किया जाता है, ये ना कि एक दूसरे के ऊपर डाल दे, कोई इनका जो है लॉन्ग टर्म प्लान। अब आपके पास देखें, ये जो जिस तरह की ये खबर है जिसके मुताबिक 55,000 कंबलों की डिमांड पर हुकूमत ने सिर्फ जो 25,000 जो है मुहैया की है। लेकिन आप देखें कि ये सिर्फ एक साल के अंदर आपने डिमांड तो नहीं की होगी, पिछले साल भी डिमांड की होगी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। हमेशा यही होता है, अदारे की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से चीज़ें डिमांड जो है वो एक्स्ट्रा की जाती हैं। गवर्नमेंट कभी भी आपको 100% चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकती, ना इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो 100% आप यहाँ पे इस खबर के मुताबिक 55,000 कंबल मांगेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 55,000 ही कंबल देंगे। वो डेफिनेटली आपकी कैपेसिटी देखेंगे, आपके पास देखेंगे कि ऑलरेडी आपके पास कंबल मौजूद हैं कि नहीं, इक्विपमेंट आपके पास चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं, उसके बाद आपको उस चीज़ों को जो है फैसिलिटेट जो आपको किया जाएगा। यहाँ पर भी यही हुआ। लेकिन असल इशू ये आता है कि जब आप ऐसे तबके को जो नशे के आदी हों, उनको जब आप, जैसे माशरे ने उनको निगलेक्ट किया, इदारे भी निगलेक्ट करेंगे तो फिर उनमें बेहतरी आती हुई आपको नजर नहीं आएगी, वो कभी आपको फ्रूटफुल शहरी नजर। फिर अनफॉर्चुनेटली हम जैसे आपके साथ ये खबरें शेयर करते रहते हैं कि इतने कैदियों की हलाकत हो, इतने कैदियों, ये वाकयात फिर रूनुमा होना मामूल बन जाएगी। हमने अगली खबर की तरफ जाना है। PHA को अहकामात ये जारी किए गए हैं कि शहर लाहौर के पार्ट्स की बहाली करे। अब ये अहकामात ही रहेंगे या इन पर कभी अमल भी नजर आएगा? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि बागों का शहर स्मॉग के निर्ग में है। हर जगह हम देख रहे हैं चरिंद परिंद तो जैसे शहर लाहौर से रूठ ही गए हैं। और अब हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात ये जारी किए गए हैं, PHA को शहर के पार्क्स की बहाली करे, प्लाजों, बुलंद इमारतों में पौधे लगाने से आलूदगी कम होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना विजन ये था। कभी बिलियन ट्री सुनामी और कभी हमने देखा सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम चलाई जा रही है। बावजूद इसके हमें शहर में कहीं पर भी ये चीज़ें जो हैं वो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। फिर कंपैरिजन करना पड़ता है। कंपैरिजन करना क्योंकि हुकूमत की जानिब से ही सिखाया गया पिछली हुकूमत के साथ। तो शहबाज शरीफ साहब तो बड़े एक्टिव थे इन चीज़ों को लेकर, हर तरफ हरियाली सब्जा नजर आता थे। अब तो ये हाल है कि कल मैं लाहौर में जब एंटर हुआ, शहर से बाहर जब मोटरवे से मैंने उसको एग्ज़िट किया मोटरवे को, तो उसके बाद जब मैं शहर में दाखिल हुआ तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि जो शहर की एंट्रेंस है, जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी खूबसूरत होती है, वो इस कदर गंदी सूरत हाल में थी कि मट्टी सड़कों के ऊपर। और सबसे अफसोसनाक चीज़ ये थी कि उस एंट्रेंस के ऊपर जो दरख्त लगे हुए थे, जो पौधे लगे हुए थे, वो इस तरह लग रहा था ये सारे डस्ट के बने हुए हैं, कोई हरियाली नाम की चीज़ नहीं थी, उनके ऊपर इतनी डस्ट थी। और इसमें हमने ना अहली गफलत की इंतहा देखी है, कूड़े के ढेर,
आपको स्मोक का सीज़न आ गया तो स्मोक की आपके ऊपर एक परेशानी आ गई। मुझे नहीं समझ आता कि क्या किया जा रहा है, इन्वायरमेंट को तबाह किया जा रहा है और यहाँ पे भी जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाली जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आप देखें कि सारा कुछ जो है वो अगर हाई कोर्ट ने करना है तो जो डिपार्टमेंट है उनकी क्या जिम्मेदारी है, उसमें ज़िले इंतज़ामिया कहाँ है, वहाँ पे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कहाँ है, वहाँ पे दीगर जो डिपार्टमेंट जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये चीज़ें बेहतर करना वो कहाँ पे है। अब इसमें कितनी ये सारे अपने अपने दफ्तरों में बैठ के ना एक दूसरे को जिम्मेदार एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। कोई कहता है कि ट्रैफिक की वजह से हो रही है, कोई कहता है कि बारबेक्यू के जो स्मोक है इसकी वजह से, वो जो उसकी वजह से जो है वो स्मोक फैल रही है। ये चीज़ें नहीं देखते कि जो गंदगी ख़त्म करनी है, जो सफाई का निज़ाम करना है, वो किसने करना है। देखिए वो सीजन जिसमें स्मोक कोई नहीं आई, नहीं आई, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इस लेकिन मुश्किल का सामना है, प्री प्लान कुछ नहीं किया जाता, बिल्कुल कुछ नहीं किया जाता। और उसकी वजह से हर साल हमें ये सफ़र करना पड़ता है कि लोग जो है फेफड़ों की बीमारियों में बच्चे, जैसे हमने कुछ दिन पहले एक खबर देखी कि डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा था कि फेफड़े के जो अमराज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों में, क्योंकि इन लोगों ने बाहर जाना तो ये ज़्यादा वनरेबल हैं और इनको ज़्यादा जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं और उसकी वजह से वो पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हाई कोर्ट इनको अहकाम दे रहा है कि आप मोटरवे के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं उनके ऊपर एम टैग लगाएं। हाई कोर्ट इनको अहकाम दे रहा है कि आपने जो है वो LDA के साथ साथ LDA का जो सारा पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाएँ, उसके साथ साथ PH पार्क को बेहतर बनाए, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम करे। हाई कोर्ट इनसे कह रही है कि आपने अगर कोई वन वे ट्रैफिक पे आ रहा है तो उसको चलान करना है। हाईवे आपको ऑर्डर दे रही है, हाई कोर्ट आपको ऑर्डर दे रही है कि आपने जो बेहतरी करनी है एनवायरनमेंट में वो अहकामात अदालत दे रही है। तो ये इदारे जो यहाँ पे इतनी महंगी जो तनख्वाहों के ऊपर यहाँ पे अफसर आपने रखे हैं, पूरे डिपार्टमेंट के लिए अरबों रुपए के बजट जाते हैं, वो बंद कर दे खुदारा। अगर इन लोगों ने काम नहीं करना, अगर इन्होंने हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ही काम करना है तो हाई कोर्ट के जज की जिम्मेदारी लगा दें कि भाई आप ये सारे लोगों को ठीक कर लें, आप इनसे काम लें, क्योंकि ये खुद काम नहीं करते। इनके जो वहाँ पे सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं वो इस कदर नहल हैं, इस कदर नकम्मे हैं कि कोर्ट उनको डायरेक्शन दे रहा है कि कोर्ट ये काम करें और कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद ये चीज़ें कम नहीं हो रही और ये दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह मियाँ बारिश डाल दे, उसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर जो कंट्रोल पा सके, बीमारियां लोगों की ख़त्म हो सके, फेफड़े के मरीज़ जो हैं वो उसमें बेहतरी आ सके, हॉस्पिटल के ऊपर लोड कम हो सके, सड़कों से जो है वो डस्ट ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें सारी अल्लाह पे डाली जा रही हैं और इसी तरह सूरत हाल चलाई जा रही है कि अल्लाह पाक इसको बेहतर करे तो ठीक हो, हमने कुछ नहीं करना। और उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि हाई कोर्ट ने अब जो अहकाम दिए कि PHA जो पार्क हैं इनको बहाल करे। अब पार्क की अगर आप हालत जाके देखें तो आपको शहर के जो बड़े पार्क्स हैं उसमें जिलानी पार्क आप जाके देख लें, उसमें आप रेस को जिलानी पार्क के साथ साथ बाग जना जाके देख लें, आप इकबाल टाउन चले जाएँ, आप उसके साथ साथ जो रायबन के करीब हमारा पार्क है वहाँ पे चले जाएं, या इस तरह के जो और बाकी पार्क्स हैं वहाँ पे जाके देखें, आपको सफरजाम इंतहाई वहाँ पे गलीज नज़र आएगा कि आपको कूड़े के वहाँ पे ढेर नज़र आएंगे। यही सूरत हाल आपको सड़क पे नज़र आएगी, तो इन्वायरमेंट आपका कैसे बेहतर होगा। जो सड़क के ऊपर डस्ट है, मनो मट्टी जो है वो अभी भी अगर शहर में ये विजिट करके देख लें, मनो मट्टी जो है वो सड़कों के ऊपर जमी हुई है, पड़ी हुई है। बिल्कुल। अब होता क्या है, जब उससे गाड़ी सफ़र करेगी वो फिजा में जो है वो फैलेगा और उसके बाद वो स्मोक का बायस बनता जाएगा। इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं कि जी कोई तजावज़ात की वजह से जी ये ट्रैफिक फंसती है, यहाँ पे ये करें, कोई कहता है जी कि ट्रैफिक जो है, यानी तमाम रीजन मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। बहुत सारी वजूहात हैं और रवैये ये हैं कि एक दूसरे को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। तो इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि शहर की फिजा आलूदा हो रही है। अलबत्ता हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं, देखें अब इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। अभी हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, हेडलाइंस जानेंगे। इरफान आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम आपको ज्वाइन करते हैं हेडलाइंस के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको बताने वाले हैं कि डायमंड पेंट जो है पाकिस्तान की नंबर 1 पेंट कंपनी है और नंबर 1 का एजाज़ ऐसे ही नहीं हासिल हो जाता। नंबर 1 एजाज़ हासिल करने के लिए ना सिर्फ कारकर्दगी को नुमायां रखना पड़ता है बल्कि एक पॉजिटिव सोच को भी लेके जाना पड़ता है, जो कि डायमंड पेंट जो है बहुत ही मुस्बत अंदाज में कर रही है। डायमंड पेंट की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन लॉन्च की गई है और मुस्बत सोच की अक्कासी ये मुहिम जो है वो कर रही है। डायमंड पेंट का ये कहना है
कि शादी का बंधन जो है एक खूबसूरत बंधन है। अक्सर हमारे यहाँ रवैया ये है कि शादी के बंधन में बंधने के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इन तमाम मुश्किलात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को करार दे दिया जाता है। जबकि अगर हम आम रवैयों से हट कर देखें, पॉजिटिव होने की कोशिश करें, मुस्बत सोच को लेकर चलें, जिसको डायमंड पेंट लेकर चल रहा है, तो दोनों जानिब जो है कहा यह जाता है कि देखना बहुत ज़रूरी है कि आया गलती किस तरफ है। तो डायमंड पेंट इस मुस्बत सोच को लेकर आ रहा है। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए लड़का और लड़की दोनों को ही कुर्बानियां देनी चाहिए। साथ ही साथ हमेशा लड़कियों को ही नसीहतें नहीं की जानी चाहिए, बल्कि कामयाब रिश्ते के लिए दोनों को ही अपना किरदार अदा करना चाहिए। ना सिर्फ लड़की बल्कि उसके ख़ानदान को भी इज्जत और आला मकाम देना चाहिए। ऐसी मुस्बत सोच माशरे को और भी मजबूत बनाती है। तो ये पैगाम है जी डायमंड पेंट्स का, जो कि माशरे की सबसे अहम इकाई और खुशियों से भरने के लिए दोनों अफराद को साथ लेके चलने पर जोर दे रहा है। तो ये था जी डायमंड पेंट का मैसेज। और मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा कि डायमंड पेंट ऐसे ही नहीं नंबर 1 कंपनी, बल्कि एक मुस्बत सोच को लेकर चल रही है, मुस्बत सोच की अक्कासी कर रही है। तो नंबर 1 सोच के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे पास हैं जी मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपने ख़रीदना है मोबाइल, तो ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल हैं हमारे पास। ओप्पो A5 मोबाइल है, इसकी प्राइस क्या है जी 29,999 रुपये। ओप्पो A53 मोबाइल, प्राइस है इसकी 27,999 रुपये। ओप्पो F1 मोबाइल 23,900 रुपये। इसके बाद ओप्पो F3 मोबाइल है और इसकी प्राइस है 28,900 रुपये। तो ये तो थे मोबाइल रेट। सब्जियों के रेट हम आपको बताएंगे। अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं आज के भाव। सब्जियों के रेट क्या है ये जानने के लिए हम रुख करेंगे बाहर मार्केट में मौजूद हैं हमारी रिपोर्टर मायदा। ओवर टू यू मायदा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं टाउनशिप की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। सर्दियों का आगाज़ होते ही सर्दियों की सब्जियाँ जैसे ही सब्ज़ी मंडी में आई हैं, उनमें कुछ में तो उतार चढ़ाव देखने में नज़र आ रहा है, कहीं में कमी देखने में नज़र आ रही है और कहीं में जो है वो इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस टाइम भिंडी का जो रेट है 120 से 124 तक जा पहुँचा है। शलजम जो है वो कुछ सस्ते हैं, 42 से 40 रुपये तक यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं। करेले जो मौसमी सब्ज़ी भी नहीं है 90 से लेकर 100 रुपये तक यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। बैंगन जो है 50 तक यहाँ पर सेल किया जा रहा है। पालक 21 से 22 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। घिया कद्दू जो है वो 95 से लेकर 99 तक यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी के साथ मटर जो है 104 से लेकर 105 तक यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, 100 से 105 तक यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 30 से 32 तक यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं। ये वो सब्ज़ियाँ हैं जिसमें कुछ में तो कमी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन आज जो है कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी हैं जिसमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारी सफ़ेद पोश तबके के लिए, हमारे मज़दूर तबके के लिए जब एक सब्ज़ी की कीमत जो है वो ज़्यादा जाती है। तो मटन, चिकन, बीफ तो पहले ही उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। आ जाकर सब्ज़ियां रहती हैं जो बासानी जिसको पकाकर अपने घर का गुजारा करते हैं। तो जब वो महंगी होती हैं तो हमारी हुकूमत से अपील करती हुई हमारी आवाम ये शिकवा करती हुई नज़र आती है कि सब्ज़ी की कीमतों में जो इतना ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, प्लीज़ उसको कम किया जाए ताकि जो मज़दूर तबका और सफ़ेद पोश तबका है वो आसानी अपने घर के चूल्हे जला सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मायदा मौजूद थी और बता रही थी जी मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। तो सब्जियों के रेट आपने जान लिए, मीट रेट आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। अगर आप जा रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए यहाँ से, बीफ पर केजी 600 रुपये किलो में मिलेगा। बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 785 रुपये किलो। मटन के रेट क्या है पर केजी 1500 रुपये किलो में, और फिर मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1700 रुपये किलो। इसके बाद चिकन के रेट क्या है जी, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आप मार्केट से खरीद सकते हैं 173 रुपये किलो में, और इसका बना हुआ गोश्त 251 यानी 251 रुपये किलो में मिल सकता है। ये तो
तो थे जी रेट्स, मीट रेट आपके साथ शेयर किए। अब आपको बताते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपने अपने पैसे बचाने हैं, तो आपको बताते हैं कैसे बचा सकते हैं बचत बाजार में। अगर आपने शॉपिंग का प्लान बना रखा है, वीकेंड पे आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, तो ब्रांड्स कौन कौन से हैं जहाँ पर सेल लगी है? जे डॉट पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर जी ऑफ है अप टू 40%। पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। रॉयल टैग अगर आप जाएंगे तो जी यहाँ पर अप टू 20% ऑफ। एंड देन मेट्रो शूज है अप टू 50% ऑफ। और अब जान लेते हैं माल का हाल। रेट लिस्ट है हमारे पास, डिफरेंट करेंसी रेट आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हमारे सेगमेंट पहुंचे हैं अपने इख्तिताम को। अब हमने जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जी लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात के लिए तैयारियों का सिलसिला जो है वो उरूज पर पहुंच चुका है। तो हमारे साथ होंगे जी लाहौर प्रेस क्लब से कुछ उम्मीदवार भी, और जानेंगे तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या अज़म लेकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और किस तरह से सहाफ़ियों की जो है वो फलाह बहबूद के लिए काम किए जाएंगे। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे इस पर, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से, जिसकी तैयारियों का सिलसिला उरूज पर है। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात 2022 जो कि मार्का सजेगा जी 26 दिसंबर बरोज़ इतवार को, इसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उम्मीदवार जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके अज़ाइम क्या है, किस तरह से सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए वो काम करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और सिटिंग सेक्रेटरी भी हैं लाहौर प्रेस क्लब के जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इस दफ़ा भी वो सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या उम्मीदें हैं, क्या अज़्म है, किस तरह से सहाफ़ियों की आवाज़ बुलंद करेंगे, जाहिद साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र। जाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, गुड लक भी कहना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि आप तैयारियां कर रहे हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ बनने के लिए अज़्म क्या है? देखिए ना, सबसे पहले तो ये कि साल 2021 जो ये अख्ताम पजीर हो रहा है, इसमें जो मैंडेट लाहौर प्रेस क्लब के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की जानिब से हमें दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने वादे किए थे, जो हमारा मिशन था, वो हमने मुकम्मल किया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो हमारी रहायशी कॉलोनी है उसमें जितने भी जो मसाइल थे, ख़ास तौर पे उसमें सीवरेज, वाटर सप्लाई, 17 साल से ये इशूज़ चले आ रहे थे, ये हमने जो है ना वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हल किए। और ये एक बहुत बड़ा काम था जो हो नहीं पा रहा था। इसके साथ वहाँ पे सैनिटेशन है, सफाई है, अब कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई है कि इस साल हमने, हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्राइड है कि हमने 1 इंच ज़मीन के ऊपर किसी को कब्ज़ा नहीं करने दिया। सही। प्लस इसके अलावा जो F ब्लॉक था हमारा, एक एक्सटेंशन ब्लॉक है, उसके जो मेंबरान थे वो साल से मुंतज़र थे कि उनके जो घर हैं वो बन सकें और वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने वो भी मुकम्मल की। सीवेज मुकम्मल हो गया, सड़कें इस वक्त जो है वो ज़ेर तामीर हैं, और मिड ऑफ जनवरी में ये तमाम काम जो है वो मुकम्मल होने के बाद जो F ब्लॉक के मेंबरान हैं वो अपने घरों की तामीर वहाँ पे शुरू कर सकेंगे। सही। इसके अलावा लाहौर प्रेस क्लब की डेवलपमेंट है, ग्रुप इंश्योरेंस है जो 5 साल से नहीं थी, उसको इंटेक्ट किया। और हमारे जो 2 साथी हमसे बिछड़ गए, उनके हमने क्लेम भी जो है वो उनको जो है वो हासिल किए और वो भी उनको दे दिए गए।
और आइंदा के लिए भी, ना सिर्फ ये खुदा न खास्ता जो है वो इन केस ऑफ डेथ, बल्कि इन केस ऑफ सीरियस इंजरीज वो भी उसमें जो है वो हम कवर लेके आए। और ये 70 लाख रुपए सिर्फ इंश्योरेंस की बात में जो है वो हमने कमोबेश खर्च किए हैं। फिर क्लब की जो रेनोवेशन है, उसकी अपग्रेडेशन है, उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एक हमने एग्जेक्टिव लाउंज बनाया, जो गेस्ट हमारे पास आते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको बिठाने के लिए, तो वो काफ़ी लाइब्रेरी जो है वो उसको हमने बिल्कुल एक नए सिरे से जो है वो ओवरऑलिंग की, उसकी रिवैम्प किया उस सारी जो है वो हिस्से को। अच्छा, मेम्बरान से हम अक्सर शिकायतें भी सुनते रहते हैं कि उस तरह से सहाफ़ियों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? देखें, लाहौर प्रेस क्लब बड़ा वाइब्रेंट फोरम है और इस फोरम के ऊपर जो भी सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं उनकी हम ना सिर्फ आवाज़ बने हैं, बल्कि हमेशा लाहौर प्रेस क्लब ने जो है वो बड़ा लीड रोल जो है वो इस हवाले से जो है वो अदा किया। और इस साल में भी आप देखें कि हमने जो राइट्स हैं उसमें हुकूमत की जानिब से जो नया बिल लाया जा रहा था उसके हवाले से जो है वो जो काविशें की गई, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से हमने जो आवाज़ बुलंद की राइट्स के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने इस साल के दौरान जो है वो बड़ा वोकली जो है वो की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबियाँ भी मिली। फ़ेज़ 2 जो सबसे ज़्यादा हमारा एक प्राइम टारगेट है, क्योंकि हमारे अब मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो फ़ेज़ 2 में फॉल करते हैं, जिसमें शायद आप लोग भी हैं, जितने हमारे यंग मेंबर्स हैं। तो इस हवाले से ये साल बड़ा जो है वो एक जिसे कहते हैं कि खुशाइंद साबित हुआ कि पहली मर्तबा ग्राउंड के ऊपर हमने ये काम शुरू किया। इससे पहले हुकूमत से हम बात करते थे तो वो ज़ुबानी हमें वादे किए जाते थे, लेकिन कल समरीज मूव हुई, उसका पूरा जो है वो उसकी पूरी डिटेल जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी स्पीड से ये काम हम कर रहे हैं फ़ेज़ 2 का, हम ये कोई बड़ा बोल नहीं बोलते, हम कोई लंबे चौड़े आपसे वादे नहीं करते कि अगले साल में, आने वाले साल में अगर जर्नलिस्ट ग्रुप को जो है वो हमारे पैनल को जो है वो मैंडेट आप देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला साल 2022 आपके लिए एक बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशखबरी की सूरत में हम सामने लेके आएंगे, क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। और ये इसलिए सारा साल हम जो है वो बिल्कुल कोई हवा में दावे नहीं करते रहे, बल्कि अमली तौर पर इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाते रहे हैं, और हमें कवी इम्कान है अब कि इस साल में जो है वो ये काम भी हमारा इंशाल्लाह जी। सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि हम बारहा शिकायतें जो सुनते हैं, अगर आप जिस तरह के बहुत ही उम्मीदें हमें जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से देखने में आ रही हैं, तो स्ट्रॉन्ग एक वाइब्स होता है ना, वो भी आ रही हैं, तो हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। आप लोगों को भी देखना है कि आप अगर अपनी कम्युनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, फ़लाह देखना चाह रहे हैं सहाफ़ियों की, तो आपने क्या डिसाइड करना है। फ़िलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अरशद अंसारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमें सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब ने ज्वाइन किया है, और अरशद अंसारी साहब के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जी सदारत का सेहरा 11 मरतबा इनके सर सज चुका है, और इनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट जिसमें सबसे जो जिक्र लोग करते हैं, सहाफ़ी करते हैं जी, 2004 में जो कॉलोनी बनाई उनका सेहरा भी इन्हीं के सर पर जाता है। तो बहुत सारे सहाफ़ियों की उम्मीदें अरशद अंसारी साहब से एक बार फिर से वाबस्ता हो चुकी हैं, तो अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल है? खैरियत, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को? तैयारियां सारी मुकम्मल हैं? तैयारियां मुकम्मल हैं, और सारे लोग 4 पैनल्स जो हैं वो मैदान सज गया, और बल्कि अरूज पे है इस वक्त जो है। हम कैंपेन देख रहे हैं आपकी भरपूर कैंपेन, हाँ वो कैंपेन अब अरूज पे है, और लास्ट डे है, तो आज और ज़्यादा उस पर थोड़ा थ्रॉटल आएगा। तो वो लेकिन ये हर साल ही मेला सजता है, और यहाँ एक जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है कि हर साल इलेक्शन 31 दिसंबर से पहले हमने कराने हैं, और उसमें एक ये इलेक्शन भी नहीं है, एक फेस्टिवल भी है कि हमारे जो लोग हैं कोई 3-3.5 हज़ार, ये वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। ये एक वाहिद दिन है जो हम अगर साल नहीं मिलते तो इस रोज़ ज़रूर मिलते हैं। उसने वोट ज़रूर कास्ट कर देना कि हाँ वो कहीं भी हैं, इस्लामाबाद में हैं, कोई दूसरे शहरों में हैं, वो भी वो वोट कास्ट करने आते हैं। तो ये एक ऐसा एक फेस्टिवल से है, और इसको मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है ना वो नहीं बनाना चाहिए, फेस्टिविटी रहनी चाहिए। प्रेस क्लब है, अब तो इसमें और बड़ी जमातें जो हैं उन्होंने छलांग लगा दी है। इसमें है क्या, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप इस पर सियासी लोगों को कि उनका ये काम नहीं है, वो मत इस तरफ आएँ।
वो अपनी तरफ रहें, वो मुल्क की सियासत में रहें। अरशद अंसारी साहब, मकसद सिर्फ ये है कि आवाज़ सहाफ़ियों के लिए बुलंद करनी है, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए काम करना है। आप कितने पुरअज़्म, जैसे कि मैंने कहा, आपके सर ये सेहरा सजा के आपने 2004 में जो है वो कॉलोनी बनाई। अब हमारी उम्मीदें भी आप ही से वाबस्ता हैं, मौजूदा जितने मेंबरान हैं वो भी आप ही की तरफ देख रहे हैं। देखें, ये तो जर्नलिस्ट ग्रुप का एक खासा है, और देखिए हमने वेलफेयर के लिए काम किया, हमने सहाफ़ियों की छतों के लिए काम किया। जब हम इस फील्ड में हैं तो एक नारा लगता था जी कॉलोनी बनाएंगे, लोगों ने जाली बोर्ड भी लगाए, इलेक्शन भी जीते। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम 2003 में मैं पहली मरतबा सदर बना तो 4 में हमने इस कॉलोनी का जो है वो संग बुनियाद रखा। सही। तो उस वक्त 925 लोगों को हमने छतें फराम की। सही। फिर मैं 12 में सदर बना और 15 में आके हमने और ज़मीन ली, 300 लोग जो थे वो अकोमोडेट हो गए। आज जब इलेक्ट्रॉनिक 12 में जब मैं सदर बना तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेंबरशिप दी, जो ये लोग नहीं मानते थे, पूरा पाकिस्तान नहीं मानता था। हमने दिया, जर्नलिस्ट ग्रुप ने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सारे जितने भी क्लब्स थे उन्होंने मेरे से पूछा कि हम भी दें। मैं कहा बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेंबरशिप दें, ये असल देखें ना, ये लोग देख रहे हैं इसको। तो वो पूरे मुल्क में, कराची में, इस्लामाबाद में, कोयटा में, पेशावर में सब ने दी। तो ये स्टार्ट भी हमने किया। अच्छा, ये आपने ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेंबरशिप दी। कुछ शिकायत आई हैं हमारे सहाफ़ी भाइयों की, जो हमारे प्रोड्यूसर साहिबान हैं वो कहते हैं उनको क्यों नहीं मेंबरशिप दी जा रही, वो भी मीडिया से मुंसलिक है, वही वो काम कर रहे हैं जो एक सब एडिटर कर रहे हैं। देखिए उसमें कैटेगरीज है, हमने प्रोड्यूसर्स को भी दी। इस वक्त हमारे 100-150 प्रोड्यूसर मेंबर हैं, ज़्यादा हैं। ये बात गलत है। और लेकिन जो राउंड डाउन पे है वो भी प्रोड्यूसर है। अब यहाँ हर एक मीडिया हाउस में एक नया नाम है प्रोड्यूसर का। जो राउंड डाउन कर रहा है वो भी प्रोड्यूसर है, जो करंट अफेयर के प्रोग्राम कर रहा है वो भी प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर्स में फ़र्क है। अब आप देखें ना, प्रोडक्शन का भी प्रोड्यूसर है। अब जब हमारा आयन जो है अभी एक काम करने वाला है कि हम अपने आयन में ये देखें ना, हम अभी अंदर आते हैं तो बेचारे एनालिस्ट बैठे हैं, हम इनको मीडिया वर्कर्स ज़रूर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो डेफिनेशन जो जर्नलिस्ट की है, देखिए कैमरा मैन है, फोटोग्राफर है, सारे हम ये समझते हैं कि अब दौर आगे और नया आ रहा है। अब कुछ आयन में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन आयन अमेंड होगा तो देन ये भी हमारे मेंबर्स बनेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स मेंबर हैं। ये बहुत खुशाइंद है कि ये चीज़ें भी आप शामिल करेंगे। बिल्कुल। देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जब बनाया मेंबरशिप, और फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि इसको आगे भी जाना चाहिए। अब मैं 2007 के जो मेंबर थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अगले माह ब्लॉक वाले अपना घर बना सकेंगे। सही। और उसके बाद जो असल जिसमें आप भी शामिल हैं वो हमारा फेज़ 2 का मामला है। फेज़ 2 के मामले में 2-3 माह कबल एक खुशखबरी है कोई, हम इंतजार करना शुरू कर दें। ये देखें ना, मैंने तो आपको खुशखबरी किया, मैं आपको देखें हमने दावे नहीं किए, हमने 925 को प्लॉट दिए, घर बनाया, और माशाल्लाह एक ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट कॉलोनी है। आप बिल्कुल विजिट भी करें, कैमरा भी लेके जाएं तो आप कहेंगे ये किसी भी DHA 5 से कम नहीं है। तो फिर आप उसके बाद F ब्लॉक को देखें। अच्छा, इसके साथ एक और ज़मीन है, कोई 200-250 कनाल है। गवर्नमेंट ने वो भी कहा है कि हम इसको भी ले लेते हैं, LD सिटी में भी ले रहे हैं। और तीसरा जो प्लान है, मेरा ख्याल जो अप्रूव प्लान है, वो ये है कि हमारी ही कॉलोनी में कुछ 4-5 एकड़ जगह है। सही। जिस पे अब जो नया घर पाकिस्तान स्कीम है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इसी जगह पे देखिए कि नीचे कमर्शियल एरिया है। सही। कमर्शियल एरिया पे आप नीचे दुकानें बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, ऊपर आप 6-8 मंजिला आप फ्लैट्स बना देते हैं। तो ये चीज़ अप्रूव हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट कॉलोनी में ही अच्छा लगेगा। और वो 2200 स्क्वायर फुट है। अच्छा। 2200 स्क्वायर फुट मेरा ख्याल है कि 9 मरले के करीब होता है। 2-3 बेडरूम्स, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, बादशाह। देखिए वो उन्होंने एक स्टाइल बनाया है, और ये स्टाइल कहीं भी नहीं है। तो अगर इतना बड़ा आपको घर बनाया मिल जाए, और वो भी जर्नलिस्ट कॉलोनी में, और वो भी आपको नहर के ऊपर, तो इससे तो बड़ी बात कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी मैं आपको आज बताने लगा हूँ सुबह ही कि वाकई ये खुशखबरी है। और ये लोग जर्नलिस्ट को ये पता है कि अगर हमने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जो हमारी जो एक चली आ रही रवायत उसके मुताबिक ही है। और ये लोग जब इलेक्शन आता है ना तो ये लोग कहते हैं जर्नलिस्ट ग्रुप को इसलिए वोट देना है कि इन्होंने डिलीवर किया है, काम किया है, साफियों की वेलफेयर के लिए काम किया है, छतों के लिए काम किया है, ये इनके मुहाफिज हैं। देखिए हम अपने अगर काम बताना शुरू करें, इंश्योरेंस लैब्स हुई थी तो इस सामने शायद आपको बताया भी हो, इंश्योरेंस बहाल की है 16 मतलब कितने साल से ख़त्म पड़ी थी 2016 से। अब हम आपके किसी भी दिन हम आपको कहेंगे आप आज अपने आके
और हेल्थ कार्ड ले जाए हमारे से, देखिए 10 लाख का हेल्थ कार्ड है। अब हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब आए थे, वो सार लिस्ट खुद ले गए, उन्होंने कहा कि यार वो महीने लगे 2 लगे लेकिन आप हमसे पहले ले लें। वो इस्लामाबाद में तैयार होकर पैकेट पड़ा हुआ है, किसी दिन भी आएगा। देखिए ये है वेलफेयर का काम। अब है कि हॉस्पिटल में आप जाते हैं, चौधरी साहब की तो बहुत वाकफियत है, मैं भी चला लूँगा, आप भी फ़ोन करा लेंगे, लेकिन आम बनने का काम ठीक है। ये 3-3.5 लोग हैं बेचारे, ये तो आप किसी हॉस्पिटल में नहीं घुस सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी है कि हम इनको पूरों के सबको, पूरे टोटल को, और बल्कि टोटल भी नहीं, जो लोग भी हैं हम उनको इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड भी डिलीवर करें। सही, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर साहब, आप खुद भी फील्ड में काम करते हैं, क्या समझते हैं क्या क्या सहाफ़ियों के मसाइल हैं, और जब आप खुद फील्ड में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये मसाइल हैं, तो आप तो उनको लेके पुरअज़्म भी होंगे कि कम से कम ये मसाइल हमने हल करने हैं। देखिए ना, सबसे बड़ा जो लाहौर शहर में जो जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अपना घर, अपनी छत। बिल्कुल, क्योंकि लाहौर में आप ये देखें कि गुज़श्ता 10, 12, 15 साल के दौरान बड़ी तेज़ी के साथ जो किराए हैं घरों के वो बहुत बढ़ गए हैं। और दूसरी जानिब अगर हम अपने जर्नलिस्टों को देखें तो उनकी सैलरीज में, इनकम में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल। और ये टोटल प्रोफेशन उनका ब्रेड एंड बटर है, तो उनके लिए अब वो बहुत ओवर स्ट्रेच करता है बंदा, क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उसने टोटल उसका सैलरी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो सैलरीज इतनी है नहीं, तो वो अब किराए बढ़ने की वजह से ये सबसे बड़ा उसको, ये 2 चीज़ों पे, एक जो घर का किराया है और सेकंड जो बड़ा खर्चा है हमारे जर्नलिस्ट भाइयों का, वो है उनका तालीम का खर्चा। बच्चों की तालीम बहुत महंगी हो गई है। अच्छे स्कूल में, क्योंकि जर्नलिस्ट पढ़े लिखी कम्युनिटी है, तो वो डेफिनेटली हर जर्नलिस्ट चाहता है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, और वो पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन ये 2 ऐसी मुश्किलात हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। एक के लिए तो हम ऑलरेडी, वो भी अरशद अंसारी साहब ने ही इसको सिलसिले को शुरू किया था कि बीकन हाउस के साथ हमारा बहुत अच्छा एक लाइजान चल रहा है कि हर साल बच्चे जो हैं वो हमें, उन्होंने एक कोटा मुकर्रर कर रखा है, उसमें फ़ी में बहुत हमें वो कंसेशन देते हैं। बाकी तालीमी इदारों के साथ भी हम जो है वो मज़ीद, इस साल भी हमने उनसे बात की है, हम इसको बहुत हमें करता है, यूनिक बहुत। तो हम ये कर रहे हैं कि एक तरफ तालीमी अखराजात में कमी करने के लिए सेहत है और उसके साथ तालीम, दूसरी तरफ है घर। अब जो पहले मेंबरान थे जिनको अपने प्लॉट्स मिल गए, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे घर बना लिए, बाकी भी बना लेंगे। फिर प्लस जिन लोगों का मसला था वो अरशद से मैं कहूँगा, या आप वो बेहतर इसको जो है वो एलेबोरेट कर सकते हैं कि जिन लोगों, जो मुतासिरीन थे बेचारे, जिनको प्लॉट नहीं मिला, उनको भी इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भी काम हो चुका है। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फेज़ 2, क्योंकि अब यंगस्टर्स जो हैं वो अगर आज इनको घर जो है वो मिलेगा, इनको प्लॉट या अपना फ्लैट मिलेगा, तो अब आज ये यंग एज में हैं आप लोग, तो कल आज आने वाले 5-7 साल में वो अपने उस घर के मालिक होंगे मुकम्मल तौर पे, उसकी वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर चुके होंगे। और ये भी इसमें शामिल है कि कोई यकमुश्त पैसे हम नहीं दे सकते, हम वही किराए वाले जो पैसे हैं उसी को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम जो है वो बेयर नहीं करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं, ये तमाम मोडेलिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी तय हो गई हुई हैं। लेकिन इसके हवाले से हमको बहुत ये नहीं कहते कि जी देखें, सीइंग इज़ बिलीविंग, जब ये होगा तो वो सबको पता चल जाएगा। हमने क्लब की डेवलपमेंट की, जो आता है वो खुद अपनी आंखों से देखता है। 1 करोड़ रुपए का हमने सरप्लस बजट दिया है, हर एक को जो है वो बजट हमने पास किया है। अभी सबको पता है कि जी 1 करोड़ रुपए का सरप्लस दे रहे हैं, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी डेवलपमेंट भी की है। अब क्लब की जो रेनोवेशन है उसके साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है जो अभी मुकम्मल होना है, वो है क्लब के अंदर अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को हमने फोकस करना है, क्योंकि रेनोवेशन हमने ऑलमोस्ट कर ली। अब हमारा कैफेटेरिया, उसके साथ जो नया कैफ़े बनाना, ये चीज़ें कुछ ऐड ऑन करना इन एडिशन, ये सारे जो है ना वो हमने बनाना है, उसको एक बिल्कुल मॉडर्न शक्ल देनी है। हमने उसको इस तरह का क्लब बनाना है कि हमारा जो यंगस्टर जो हैं, यंग मेंबर्स हैं, उन्हें कहीं किसी जो है वो कैफ़े चेन्स के ऊपर जाके शाम को ना बैठना पड़े। इसका पूरा प्लान बना लिया गया किस चीज़ का जी? ये जाहिद साहब जिक्र कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ये क्लब की रेनोवेशन का, क्लब की रेनोवेशन तो तकरीबन मुकम्मल है। जाहिद चौधरी साहब आपको अगली भी बात कर रहे हैं। देखें, हमने जो 3 साल में किया, चौधरी साहब ने आपको बताया, जो इसका तमाम पूरा प्लान स्टार्ट हो चुका हुआ है। सही। ये अब ये अपने इब्तदाई मराहल में है।
इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्ट पैनल कामयाब होगा। तो इस साहब इंशाल्लाह सेक्रेटरी जनरल हमारे अभी मौजूदा भी और फारूकी साहब इनकी क़यादत में इंशाल्लाह ताला ये मामला जो थोड़े बहुत रह गए हैं, हमने तो क्लब को तो बिल्कुल सजा दिया है। हमने तो वहाँ पे एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी बनाई है कि एक इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है, साथ उसके एक हॉल बनाया है, वो एग्जेक्टिव लाउंज बनाया है। सही कि आपके LPC में लाहौर प्रेस क्लब में जो मेहमान को आए हैं, को मिनिस्टर एम्बेसडर्स वहाँ आते रहते हैं। तो एक मरतबा वंस आप दाखिल होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये शायद कोई 7 स्टार होटल है। सही। तो इसलिए कि हमने तो हम सोचते रहते हैं, हमने अपने बैक ड्रॉप लगाए, हमने पूरे हॉल की रेनोवेशन की हुई है, पूरे हमने जिम की रेनोवेशन की हुई है, नीचे सब, और हमने पूरी पैनलिंग करा दी हुई है। तो आप अब दाखिल होते हैं ना तो वो लोग कहते हैं कि यार हो ये तो कमाल हो गया। सही। अच्छा जी, जाहिद साहब और अरशद अंसारी साहब, कुछ सहाफ़ी बहन भाइयों ने ये भी शिकायत की हैं कि मेंबरशिप जो है वो रोकी गई है, उसका सिलसिला भी बहाल करना चाहिए। वो लोग भी शामिल होना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी हम भी अगर सहाफ़ी हैं तो हमें भी जो है वो नवाजा जाना चाहिए। देखिए ये बात ये जायज़ शिकायत है। वो इसलिए कि हमारे मेंबर्स अब इतने ज़्यादा हो गए कि हमने अब स्क्रूटनी का अमल शुरू किया। मैं चूँकि अपने 3 साल मैंने पूरे किए, आउटगोइंग थे, तो हम ये समझते हैं कि एक स्क्रूटनी अच्छे लेवल की होनी चाहिए जी। और हमने अब अपने मंशूर में जो लिखा भी है कि हर साल आप स्क्रूटनी करें। लोग निकलते रहते हैं, एग्जिट हो रहे हैं, जो मुल्क से चले गए, शहरों में से चले गए, दूसरे शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, जो प्रोफेशन छोड़ गए, ये जो एग्जिट हो रहा है, साथ साथ अब हर साल आप मेंबरशिप करें। इक़्तिदार रखना, 100 करने हैं, 150 करने हैं, 7 करने हैं, 70 करने हैं, तो वो ज़रूर करें। जायज़ा इंशाल्लाह ताला उसका बिल्कुल उजाला होगा और हम इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्ट ग्रुप जब कामयाब होकर आएगा, स्क्रूटनी के अमल के साथ साथ मेंबरशिप भी दी जाएगी। चलिए जी, स्क्रूटनी के अमल के साथ साथ मेंबरशिप भी होगी। आपकी शिकायत का भी हमने जिक्र कर दिया। गुड लक कहना चाहेंगे जाहिद साहब आपको भी, अरशद अंसारी साहब आपको भी। नाज़रीन, अब आपने फैसला करना है कि आप किस तरह से सहाफ़ियों की, ख़ासतौर पर हमारे सहाफ़ी बहन भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्हें नज़र आ रहा है कि जी वाकई यहाँ पर उनकी आवाज़ बुलंद की जा रही है, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमारी जो तमाम नेक ख्वाहिशात हैं वो जाहिद साहब क्योंकि सिटी 42 फैमिली का हिस्सा भी हैं, तो जाहिद साहब आपके साथ भी, अरशद अंसारी साहब भी हमेशा से सिटी 42 फैमिली के बहुत ही अहम मेंबर भी रहे हैं, हिस्सा भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप मुलाहिजा करें, हसान खबर साहब मौजूद हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एज़ यूजुअल हम आपसे जैसे कि वादा करते हैं कि जी हम आपको एक ज़बरदस्त टैलेंट से मुलाकात भी कराते रहेंगे और उस छुपे हुए टैलेंट को आपके सामने भी लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कामयाबी से हमारे नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे वो तालीम का मैदान है, आगे बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे जब लड़कियों का जिक्र किया जाता है, जो कि हम देखते हैं अक्सर कहा जाता है कि जी लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती, लेकिन बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि इतनी बड़े इवेंट्स में कामयाबी से हमारी नौजवान लड़कियां जो है आगे बढ़ रही हैं। किसी किस्म का डर नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं। मुझे कहा जाता है सिनफ़े नाजुक हैं, वो बातें अब बहुत पीछे रह गई हैं। हमारी आज की मेहमान जो कि रिसेंटली पोलो चैम्पियनशिप हुई, उन्होंने उसमें ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, कामयाबी समेटी। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, लीना नफीस बारी साहिबा ने ज्वाइन किया है। साथ ही साथ उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। नफीस बारी साहब अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम स्टार्ट कर लेते हैं लीना से। आम तौर पर लड़कियां जो हैं वो कहा जाता है बड़ी नाजुक हैं और ये घोड़े पे चढ़ना, घोड़े को देख के वैसे ही डर जाना, आपने कैसे स्टार्ट कर लिया? मैं जब से 4 साल की थी, मैं तब से राइडिंग शुरू की हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते तब इतना डर तब भी नहीं लगता था, तो बस 4 साल से किया हुआ। तो 4 साल बहुत छोटी है, आगे जाके भी फिर इतना डर ख़त्म हो गया था आहिस्ता आहिस्ता। सही। तो लीना के फादर साथ मौजूद हैं। पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न होता है कि बच्चा हमारा गिर ना जाए। 4 साल की एज में आपने कैसे परमिशन दे दी? मेरे ख्याल से आपको देख देख के ये शौक आ गया था लीना में। देखिए जी, जिस तरह आपने कहा कि मतलब ये वो दौर चले गए सिनफ़े नाजुक वाले, तो आई एम ए प्राउड फादर ऑफ 3 गर्ल्स। तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां जो हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे में जाएं और इक्वली कम्पीट करें। मैं इनको अपॉर्चुनिटी दे सकता था, तो मैंने अपॉर्चुनिटी दी। इसको शौक था, तो मैंने सिर्फ एक घोड़ा ला के दिया एंड शी टुक इट हरसेल्फ, और फिर ये आपके सामने ही है जी। आपने ट्रेनिंग दी?
नहीं, मैंने तो नहीं जी ट्रेनिंग दी, मैं तो खुद ही बिल्कुल एक नॉविस हूँ इस काम के अंदर। इसका अपना शौक था, ये करती रही शुरू में आहिस्ता आहिस्ता, फिर डिफरेंट लोग आते रहे, वो सिखाते रहे, ये उनके साथ खेलती रही, तो शी ट्रेन्ड हरसेल्फ। सही, इंस्पिरेशन कौन था, किसको देख के शौक आया कि ये काम मैंने करना है? बाबा खेलते थे बचपन से, मैं जो थी बाबा ने राइडिंग की आहिस्ता आहिस्ता, फिर हम पोलो क्लब जाते थे, वहाँ पे इतने लोग राइडिंग करते थे, तो फिर मुझे देख के राइडिंग का शौक हुआ। फिर जब पोलो शुरू हुई, पोलो देखी, तो फिर पूरा था कि राइडिंग से आगे पोलो भी खेलना शुरू कर दूँ। तो इंस्पिरेशन एक स्पेसिफिक कोई था नहीं, लेकिन बाबा को देख के, इर्द गिर्द सबको देख के मुझे भी शौक। अच्छा, हम बाकी खेलों के साथ अगर कंपैरिजन करें, क्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें भी? इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको घोड़े को कंट्रोल करना होता है, एक हाथ से वो भी आपको करना होता है, फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपकी, कि आप एक हाथ से अपने घोड़े को भगाते हुए कंट्रोल करें, एक हाथ से आप स्टिक घुमा रहे होते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। सही, कभी ऐसा नहीं लगा कि घोड़े को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया हो, तो कुछ समझ नहीं आ रहा हो और इस सिचुएशन में कैसे मैनेज किया? अगर लगता है कि बहुत मुश्किल हो तो या तो बंदा गिर जाता है या फिर आप उसी वक्त कुछ ना कुछ कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपसे घोड़ा संभाला नहीं गया, गिर गई? बहुत दफ़ा। ओहो, और उसके बावजूद आपने नहीं कहा कि ये मैंने छोड़ना है? नहीं। सही। अच्छा, आपने कभी नहीं कहा कि अच्छा ये हो गया है, इतना बड़ा वाक़या हो गया, अब इसके बाद मैंने अपनी बच्ची को रोक देना है? नहीं जी, नेवर जी। मतलब देखें, जिस दिन हम रोक देंगे इसका मतलब है तो हम प्रोग्रेस इसकी जो भी है वो रोकने लगे ना। तो बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट है जी मेरी तरफ से भी, ख़ास तौर पे इसकी मदर की तरफ से, बिकॉज डेफिनेटली पोलो जो है इट इज़ अ मैंस स्पोर्ट दीज डेज, रफ स्पोर्ट है, टफ स्पोर्ट है, उसमें कम्पीट करना मतलब शोल्डर टू शोल्डर विद मैन, मतलब आदमियों के साथ ही कम्पीट करती है और अच्छा खेल के कम्पीट करती है, तो विच इज़ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हर। अभी रिसेंटली जो आपने मुकाबला जीता उसके बारे में बताइएगा। उसके अंदर उस लेवल पे आज तक कोई लड़की खेली नहीं, तो उसका वो जीत के उसका रिकॉर्ड मैंने ही सेट किया है कि एज द फर्स्ट गर्ल टू विन द लाहौर ओपन। तो खेल के बहुत अच्छा लगा था। उसके अंदर भी जो है सारे आदमी थे, तो वही कंपटीशन होती है कि अकेली लड़की के साथ फिर मुश्किल हो जाता है, बट प्रैक्टिस कर करके आदत ही उनके साथ। जब आप जाती हैं मैदान में नर्वस होती है या नहीं? नहीं, इतने अरसे से खेलती है और अब इतनी नर्वसनेस नहीं। ज़बरदस्त। लड़की क्या देना चाहेंगी जो देख रही हैं? मैंने कभी पोलो की तरफ लड़कियां कम ही आती हैं, बाकी स्पोर्ट्स में हमने रुझान देखा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को? आप खेलने के लिए आपने बेशक जिस चीज़ में भी खेलना है, पोलो ना भी हो तो रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस आगे करने के लिए जैसे बाबा कहते कि मतलब कि रुकना आपको नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ करना है तो पूरा करें। मुझे भी फिर डर लगता था, लेकिन आगे जाके करना किया मैंने खुद ही। बाबा ने भी इनकरेज किया, अम्मा ने भी किया, काफ़ी लोगों ने इनकरेज किया, लेकिन एंड में करना तो खुद ही था। तो खुद ही आपने जो करना है खुद ही एंड में करना होगा, रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, तो कामयाबी जैसा कि लीना का मुकद्दर बनी सबकी बन सकती है। अलबत्ता वो लोग जो घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू सो मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।